हाँ रे भाई, अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपन बात करी थी महाद्वीप एवं महासागर, जिसमें अपन ने सबसे लास्ट टाइम जो बात करी थी महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत था कौन सा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो कौन थे, अल्फ्रेड वेगनर महोदय, जिन्होंने अपना सिद्धांत जो था कब दिया था, 1912 में दिया था। वेगनर महोदय मूलतः क्या थे, जर्मनी के एक जलवायुवेत्ता थे, और जब विश्व की जलवायु का घूम घूम कर अध्ययन कर रहे थे तो उसी जलवायु के अध्ययन के दौरान उनको कुछ ऐसे एविडेंस या तथ्य प्राप्त हुए जो वहाँ की जलवायु दशाओं के आधार पर समानता नहीं रख रहे थे, जिसमें दो तथ्य अपने सामने थे। एक तो कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल में पाए गए हिमोड़ के अवशेष, और दूसरा क्या था, अंटार्कटिका में कोयले के निक्षेप। इन तथ्यों के आधार पर उनके मस्तिष्क में दो परिकल्पनाएं, दो मान्यताएं आई। कौन कौन सी, कि या तो महाद्वीप गतिशील रहे होंगे या जलवायु कटिबंध क्या रहे होंगे, स्थिर। या एक इसकी उल्टी कर दी कि महाद्वीप क्या रहे होंगे, स्थिर, और जलवायु कटिबंध क्या रहे होंगे, अस्थिर या गतिशील रहे होंगे। तो इन्होंने प्रभावी किसको माना था, पहली मान्यता को, कि भाई जलवायु कटिबंध गतिशील नहीं हो सकती। उसका कारण क्या था कि जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किसके आधार पर होता है, सूर्य की स्थिति के आधार पर होता है। ठीक है, तो किसको प्रभावी मान लिया कि महाद्वीप क्या हो गए, गतिशील हो गए। इसी के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया। वो शब्दावली 5 जो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो कौन सी, पेंजिया, अवशेष सातों महाद्वीप। दूसरा शब्दावली कौन सी, पैंतलासा, अवशेष प्रशांत महासागर। तीसरी शब्दावली अंगारालैंड या लोरेशिया, जिसके अवशेष करक रेखा के उत्तर का जो स्थलखंडीय भाग है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, किसको छोड़ के, प्रायद्वीपीय भारत को छोड़ के, उसके साथ में ग्रीनलैंड और पश्चिमी द्वीप समूह है। दूसरी शब्दावली कौन सी, गोंडवानालैंड, जो तैतीस सागर के दक्षिण का भाग था। उसके एविडेंस क्या थे, एक तो दक्षिणी अमेरिका, एक अफ्रीका, एक प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका। ठीक है, और बीच में कौन बच गया, तैतीस सागर, जिसके अवशेष मध्यवर्ती अक्षांश, जीता जागता तो क्या है, भूमध्य सागर, लेकिन इसके साथ भूमध्य सागर के समानांतर यानी कि मध्यवर्ती अक्षांशों में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, और उसके साथ में मध्यवर्ती अक्षांशों में क्षैतिज निर्मित जो वलित मोड़दार पर्वतीय श्रेणियां हैं, जिसमें हिमालय, आल्पस, एटलस, एल्ब्रुज और जैक्रोस। ये सारे किसके एविडेंस है, तैतीस सागर के। और अब इन्होंने अपनी बात को सत्य प्रतीत करने के लिए कुछ प्रमाण दिए थे, जिसमें एक तो था जिग्सा फिट, एक क्या था, चट्टानों में समानता, एक जीवाश्मों में समानता, एक लेमिंग जीव, एक टीलाइट और एक ग्रीनलैंड का विस्थापन। ये सारे कहते हैं इनके पक्ष में प्रमाण थे, जिन बातों को देखने पर अपन को लगा कि भाई वाकई में महाद्वीपों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ है। अब अपन को इससे थोड़ी सी आगे की बात करते हैं कि भाई महाद्वीप जो अपन बताते हैं पृथ्वी तल के ऊपर कितने हैं, 7। अब उन 7 की एक अपन बेसिक जानकारी ले ले भाई, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्रम है, जनसंख्या के आधार पर कौन सा क्रम है, सर्वोच्च कौन सी चोटी है और निम्नतम स्थान कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बताते हैं अपन, ठीक है, इन बिंदुओं के आधार पर कि भाई एक तो महाद्वीप कौन कौन से, क्षेत्रफल कितना है, प्रतिशतता के आधार पर कितना भाग है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, निम्नतम स्थान कौन सा है, और जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान। सबसे पहले अपन महाद्वीपों की बात कर ले, तो पहले नंबर का महाद्वीप कौन सा,
एशिया। फर्स्ट कौन सा? एशिया। सेकंड नंबर का अफ्रीका। थर्ड नंबर का उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद में अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद में यूरोप, और यूरोप के बाद में सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया बोलोगे या ओशिनिया? क्योंकि महाद्वीप की कैटेगरी में तो कौन आता है? ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया तो पर्टिकुलर उसका एक देश है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ठीक है, इनको मिलाकर किसका निर्माण होता है? ओशिनिया का निर्माण होता है। सबसे पहले अपन क्षेत्रफल की बात कर लिए कि भाई इन महाद्वीपों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आ रहा है। तो एशिया के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना बताया था अपन ने? टोटल पृथ्वी का जो सरफेस एरिया वो तो कितना था? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उस 51 के अंतर्गत अपन ने दो भागों में डिवाइड कर लिया था, एक जलमंडल और एक स्थलमंडल। 51 में से 36.10 तो कौन फैला हुआ है? जलमंडल, यानी कि महासागरों का विस्तार है। लेकिन शेष जो बच गया 14.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर, उस पर किसका विस्तार पाया जाता है? स्थलमंडल, यानी सातों महाद्वीप है। अब उसके अंतर्गत से कितना? 4.45 करोड़। 14.90 का कितना? 4.45 करोड़। वो किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत। अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका के अंतर्गत कितना आता है? 2.97 करोड़। एशिया में कितना? 4.45, और अफ्रीका में कितना आता है? 2.97। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आएगा 2.42 करोड़। नॉर्थ अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका की बाद में बात करेंगे तो अपन बात करेंगे कौन सा? 1.77। उत्तरी अमेरिका में कितना? 2.42, और दक्षिणी अमेरिका में कितना? 1.77 करोड़। उसके बाद में जैसे अपन बात करें किसकी? अंटार्कटिका, 1.33 करोड़। उसके बाद में यूरोप 1.04, और उसके बाद में ओशिनिया जिसका आता है 76.86 लाख। ये केवल एक डिजिट लाख में है, बाकी सारे किस में है? करोड़ में। तो एशिया का 4.45, अफ्रीका का 2.97, नॉर्थ अमेरिका का 2.42, साउथ अमेरिका का 1.77, ठीक है। इसके बाद में अंटार्कटिका 1.33, यूरोप का 1.04, और ओशिनिया का कितना है? 76.6। तो सबसे छोटा कौन हो गया? ओशिनिया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एशिया के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग आता है? 30.6%। कितना आता है? 30.6%। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसके अंतर्गत कितना आएगा? 20%। कितना आता है? 20%। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे इसमें आएगा 16.3%। दक्षिणी अमेरिका की बात करें इसके अंतर्गत आ जाएगा 11.8%। उसके बाद में अंटार्कटिका कितना? 9.6। इसके बाद में यूरोप 6.5%, और उसके बाद में ओशिनिया 5.2%। तो सर्वाधिक किसके पास में? कितना? 30.6। उसके बाद में अफ्रीका कितना? 20%। उत्तरी अमेरिका 16.3, दक्षिणी अमेरिका 11.8, उसके बाद में अंटार्कटिका 9.6, यूरोप 6.5, और उसके बाद में ओशिनिया कितना? 5.2%। इसके बाद में सर्वोच्च चोटी, यानी सबसे ऊंचा स्थान जो है उस महाद्वीप का, वो कौन सा माना जाता है? तो सबसे ऊंचे स्थान की बात करें तो एशिया की क्या है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848, लेकिन कुछ जगह 8,850 मिल जाती है। मान भी सकते हैं अपन, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन अभी तक जो ज्ञात स्रोत है उसमें तो कितनी है? 8,848 ही है, ठीक है। अगली बात करें सेकंड महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और किलिमंजारो की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 5895 मीटर, 5895। किसकी है? माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई। और माउंट लगाने का मतलब है कि भाई वहाँ पर जो है ज्वालामुखी क्रिया की संवेदनशीलता पाई जाती है, और जितनी भी वलित मोड़दार पर्वतश्रेणी है उसमें सब में ज्वालामुखी क्रिया की संवेदनशीलता रहती है, ठीक है। वो भी अपन बात करेंगे क्यों रहती है, क्योंकि ये सारे पर्वत जो है जब अपन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर बात करते हैं तो ये बनते हैं अभिसारी प्लेट किनारे पर, और वहाँ पर ज्वालामुखी का सर्वाधिक उद्गार होता भी है, ठीक है। तीसरा महाद्वीप कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले।
उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है? माउंट मैकिनले। ठीक है, श्रेणी कौन सी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी? रॉकीज है। उसी रॉकीज का जो भाग अलास्का के अंतर्गत पड़ता है उसे कहा जाता है अलास्का श्रेणी, और उसी अलास्का श्रेणी में कौन सी आती है? माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई मानी जाती है 6194, 6194 मीटर। किसकी है? माउंट मैकिनले की। इसके बाद में कौन सा? दक्षिणी अमेरिका कौन सी आती है? माउंट एकांकागुआ। कौन सी आती है? माउंट एकांकागुआ। और माउंट एकांकागुआ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6960, 6960। कितनी है? 6960। किसकी? माउंट एकांकागुआ की, एंडीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। उसके बाद में अंटार्कटिका कौन सी आती है? माउंट विंसन मैसिव। कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव। कहाँ की है? अंटार्कटिका। ऊंचाई कितनी है? 5140, 5140 मीटर। किसकी? माउंट विंसन मैसिव, जो अंटार्कटिका की। उसके बाद में यूरोप कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज। कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5642, 5642 मीटर। किसकी है? माउंट एल्ब्रूज की। और उसके बाद में ओसेनिया कौन सी है? कोसियस्को। कौन सी है? कोसियस्को, जिसकी ऊंचाई 2229, 2229। ये क्या है? इन सारे महाद्वीपों की एक एक सबसे ऊंची चोटियां। एशिया की माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई कितनी है? 8848। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका कौन सी है? माउंट मैकिनले, और मैकिनले की ऊंचाई कितनी? 6194। उसके बाद में साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की माउंट एकांकागुआ, और माउंट एकांकागुआ की 6960 मीटर। उसके बाद में अंटार्कटिका, माउंट विंसन मैसिव, और माउंट विंसन मैसिव की ऊंचाई 5140। उसके बाद में यूरोप, माउंट एल्ब्रूज, और एल्ब्रूज की ऊंचाई 5642 मीटर। और उसके बाद में कौन है? ओसेनिया, ओसेनिया की कौन सी है? कोसियस्को, और कोसियस्को की ऊंचाई कितनी है? 2229 मीटर। ये तो क्या हो गया? सबसे ऊंचा स्थान। अब इसी का उल्टा कर ले, सबसे नीचा स्थान, निम्नतम स्थान की बात करते हैं। तो निम्नतम स्थान में जैसे अपन बात करेंगे तो सबसे पहले एशिया का सबसे नीचा स्थान, जो विश्व का भी सबसे नीचा स्थान है, कौन सा माना जाता है? कौन सा है? मृत सागर। और मृत सागर की जो ऊंचाई है -397 मीटर। औसत समुद्र तल से कितना नीचा है? 397 मीटर। औसत समुद्र तल या मीन सी लेवल, वो तो जानते हो ना। महासागरों का जल कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहता। अब इसमें गतिशीलता अलग अलग क्रियाओं के द्वारा हो सकती है कि भाई जैसे महासागरीय तरंगों से भी हो सकती है, लहरों से भी हो सकती है, धाराओं से भी हो सकती है, ज्वार भाटे से भी हो सकती है। लेकिन अब जो ज्वार भाटा आता है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, उस ज्वार भाटे के समय एक समय तो वो स्थान आता है जब महासागरीय जल अपने पीक पर होता है, जितनी ऊंचाई तक वो जा सकता है, और उसी समय एक स्थान वो होता है जहां पर जितनी गहराई तक मैक्सिमम जा सकता है। तो उच्च तल और सबसे निम्न तल। तो उच्च तल को तो अपन क्या बोल रहे हैं? ज्वार, और निम्न तल को क्या बोल रहे हैं अपन? भाटा। इन दोनों के बीच का एक स्थान ऐसा होगा जहां पर जल हमेशा विद्यमान होता है, उसको क्या कहा जाता है? मीन सी लेवल या औसत समुद्र तल की संज्ञा दी जाती है। और भारत का औसत समुद्र तल कहां से मापा जाता है? चेन्नई से। यानी चेन्नई के पास में महासागरीय जल का जो स्तर है उसी स्तर को आधार मानकर जो स्थलखंडीय भाग है उनकी औसत ऊंचाई का क्या कर लिया जाता है? निर्धारण कर लिया जाता है। तो उसको आधार मानकर कितना नीचा है? -397। इस आधार पर यदि डायरेक्ट भी पूछ ले कि भाई विश्व का सबसे निम्नतम स्थान, तो वो भी कौन माना जाएगा? मृत सागर। लेकिन वहीं पूछ ले कि भाई विश्व की सबसे गहरी झील, तो कौन सी बताओ? विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील कहाँ पड़ती है? रूस में। ठीक है, जिसकी गहराई जो है कितनी मानी जाती है? 1620 मीटर मानी जाती है। तो झीलों में तो बेकाल झील आती है, लेकिन सबसे नीचा स्थान कौन सा माना जाता है? मृत सागर। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। उसके बाद में बात करें अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत एक नाम सुना होगा आपने, लेक असाल। कौन सी झील है? लेक असाल। जिबूती देश के अंतर्गत पड़ती है। सहारा मरुस्थल अपन ने लिखा था। सहारा मरुस्थल के अंतर्गत जब अपन बात करते हैं, पहले आता है कौन है? लीबिया। लीबिया के बाद में कौन आता है? मिस्र। मिस्र के इधर वाला जो पूर्वी किनारे का भाग है जिसे अपन बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका,
अफ्रीका उच्च भूमि, ठीक है। उसके अंदर दक्षिण में तो पड़ता है इथोपिया, इथोपिया के उत्तरी भाग में कौन पड़ता है, जिबूती देश, जो लाल सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस जिबूती देश में कौन सी झील है, लेक असाल। इसकी जो गहराई है वो मानी जाती है -156 मीटर। कितनी है, -156 मीटर। ये क्या है, अफ्रीका का सबसे निम्नतम स्थान माना जाता है। उसके बाद में कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत कौन आती है, कोई घाटी है क्या विशेष उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, मृत घाटी कौन सी आती है, मृत घाटी, जिसकी गहराई है -86 मीटर। कैलिफोर्निया की खाड़ी का नाम तो सुना हुआ है, लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को नाम तो सुना है, और कुछ सुनो ना जी, नहीं सुनो, हॉलीवुड नगरी लॉस एंजल्स को ही कहा जाता है, ठीक है। तो उसी के जस्ट थोड़ा सा दक्षिण में कौन सा स्थान पड़ता है, कैलिफोर्निया, ठीक है। और उसी के पास में घाटी कौन सी है, मृत घाटी, जिसकी गहराई कितनी है, -86 मीटर, जो क्या है उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम स्थान। उसके बाद में कौन, दक्षिण अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे नीचा स्थान है वो है वाल्डेज प्रायद्वीप। कौन सा है, वाल्डेज प्रायद्वीप। और वाल्डेज प्रायद्वीप की जो गहराई है वो है -40 मीटर। औसत समुद्र तल से कितना नीचा है, केवल 40 मीटर नीचा है, ठीक है। उसके बाद में अंटार्कटिका, हो सकता है क्या नीचा स्थान, अंटार्कटिका में निम्न स्थान का क्या है, अभाव, क्योंकि अंटार्कटिका की सतह के ऊपर 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जमा है। जब सतही भाग के ऊपर बर्फ जमा है तो निचले स्थान का पता कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इस कारण से अंटार्कटिका में निम्न स्थान का क्या है, अभाव है। उसके बाद में कौन, यूरोप। और यूरोप में आप नाम सुनते हो, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील, चलो माइंड में सोच लो, मैं लिख दूं तो मिला लेना भाई किस किस का सही है। सबके मन में यही आ रहा था, किसी के मन में दूसरा थोड़ी आ रहा था, ठीक है। कौन सा है, कैस्पियन सागर, जिसकी गहराई मानी जाती है -28 मीटर। कितनी है, -28। और सबसे लास्ट में कौन, ओशेनिया। ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय किसे कहा जाता है, आयर झील को कहा जाता है, ठीक है। और आयर झील ही क्या है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा स्थान। कितनी गहराई है, -16 मीटर इसकी मानी जाती है। तो ये क्या है, विश्व के महाद्वीपों के सबसे नीचे स्थान। एशिया का मृत सागर, उत्तरी अमेरिका की अफ्रीका की लेक असाल, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की मृत घाटी, दक्षिण अमेरिका वाल्डेज प्रायद्वीप, अंटार्कटिका नहीं है, यूरोप कैस्पियन सागर, और ओशिनिया में। अब जनसंख्या के आधार पर कौन सा क्रम है, जनसंख्या के आधार पर एशिया का कौन सा पहला, अफ्रीका का दूसरा, अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा, यूरोप, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन आ जाता है, यूरोप आ जाता है। फोर्थ नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, और सिक्स्थ नंबर पे, वैसे इसको नंबर दिया नहीं जाता है क्योंकि ये तो जनविहीन क्षेत्र है, ठीक। कैसा है, जनविहीन क्षेत्र, यहाँ पर मानव बसाव नहीं पाया जाता है। तो इस आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन, एशिया महाद्वीप को माना जाता है, ठीक है। ये तो बेसिकली परिचय में आप ऐसे देख रहे हो भाई जैसे पता नहीं कौन सी जमाने की महाभारत चल रही है, ठीक है। अभी तो प्रारंभ में जब अपन विश्व के महाद्वीपों के सारे पर्वत पठार मैदान देखेंगे तब तो ऐसे देखेंगे अच्छा ये भी अपनी पृथ्वी पे ही है। तो ये तो केवल अपने बेसिकली जानकारी ली भाई, जो 7 महाद्वीप है उन 7 महाद्वीपों का एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है और एक जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, और उसी के साथ उसका सबसे ऊंचा और सबसे नीचा स्थान, ठीक है। तो क्षेत्रफल में अपने सबसे पहले क्रम ध्यान रखना है कौन सा, 445 के बाद में 297 के बाद में 242, 177, 133, 104 और 76, 86। ये तो क्या है, महाद्वीपों का क्रम। तो सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। यदि प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे 30.6, 20, 16.3, 11.8, 9.6, 6.5, 5.2, ठीक है, हो जाएगा। एक ही याद रखना है, प्रतिशत याद रख लो चाहे क्षेत्रफल याद रख लो, दोनों याद नहीं होते तो एक तो कम से कम याद कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद में सबसे मुख्य अपने लिए 2 बिंदु, जिसमें उच्चतम और कौन सा निम्नतम। उच्चतम में एशिया में माउंट एवरेस्ट 8,800
48। अफ्रीका में सर्वोच्च माउंट किलिमंजारो 5895। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनले 6194। उसके बाद में साउथ अमेरिका में माउंट एकांकागुआ कितनी 6960। उसके बाद में अंटार्कटिका माउंट विंसन मैसिव 5140। उसके बाद में यूरोप माउंट एलब्रूज 5642। और उसके बाद में ओशिनिया कोसियस्को कितनी है 2229। सबसे नीचा स्थान एशिया का मृत सागर। और यदि पूछ ले मृत सागर अवस्थित है, 2-3 बार पूछा भी जा चुका है, कहां पर बताओगे? वैसे तो एशिया में है, लेकिन एशिया के जब अपन पश्चिमी भाग की ओर चलते हैं तो एक देश का नाम सुना होगा आपने इजराइल, और एक है जॉर्डन। जॉर्डन और इजराइल दोनों की सीमा पर कौन सा भाग अवस्थित है? मृत सागर, जिसकी गहराई कितनी -397 मीटर। सेकंड नंबर पे अफ्रीका में कौन है? लेक असाल जिबूती देश में पड़ती है। गहराई कितनी है? -156। उसके बाद में मृत घाटी कितनी गहराई है? -86। उसके बाद में वोल्डेज प्रायद्वीप कितनी है? -40। अंटार्कटिका में नहीं है, बर्फ जमी हुई है, ठीक है। कैस्पियन सागर की -28 और आयर झील की -16। और जनसंख्या में पहला एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे अपवाद स्वरूप टपकेगा कौन है? यूरोप महाद्वीप। और उसके बाद में वही सीक्वेंस, फोर्थ पे कौन? नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे कौन? साउथ अमेरिका, सिक्स्थ पे कौन? ऑस्ट्रेलिया, और सेवंथ पे कौन है? अंटार्कटिका। वैसे अंटार्कटिका को जनसंख्या में काउंट नहीं किया जाता। इस आधार पर अपन सबसे बड़ा कौन सा बता देते हैं? एशिया, और सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया को बताया जाता है। अब अपन बात करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत पठार और मैदान। तो उससे पहले एक बार ये सारणी नोट कर दो। वो एक, हाँ, कल अपन ने जो लास्ट टाइम जो बात करी थी पक्ष में प्रमाण, है ना, वो एक बार आप नोट कर दो, फिर अपन इसकी बात कर दो। हेडिंग डाल रखे थे पक्ष में प्रमाण, ठीक है। पहला लिखिए महाद्वीपों की साम्यावस्था। महाद्वीपों की साम्यावस्था। महाद्वीपों की साम्यावस्था। महाद्वीपों की साम्यावस्था। सेकंड पॉइंट, चट्टानों व खनिजों में समानता। चट्टानों व खनिजों में समानता। चट्टानों व खनिजों में समानता। खनिजों में समानता। खनिजों में समानता। नेक्स्ट, तीसरा लिख दो, जीवाश्मों में समानता। जीवाश्मों में समानता, ठीक है। अब जीवाश्मों के आगे अपन के दो नाम लिखने हैं। एक तो जो वनस्पति का नाम अपन ने लिया था कौन सा? ग्लासोप्टेरिस। कौन सी वनस्पति? ग्लासोप्टेरिस। लिखना पड़ेगा, लिख दोगे? कौन सी वनस्पति? ग्लासोप्टेरिस, ठीक है। और एक लिखना आपको मेसोसोरस। मेसोसोरस है ना, ये तो जीव है, ये वनस्पति है ना। नेक्स्ट, एक लिखना आपको टीलाइट। टीलाइट नहीं, अगला इसमें नहीं, टीलाइट अगला प्रमाण। टीलाइट, टीलाइट टमाटर वाला टे, और आगे तो पता ही है टीलाइट है ना। नेक्स्ट, टीलाइट के बाद में ग्रीनलैंड का विस्थापन। ग्रीनलैंड का विस्थापन। और एक लास्ट में लिख देना लेमिंग जीव। ग्रीनलैंड का विस्थापन और लास्ट में लेमिंग जीव। लेमिंग जीव, ठीक है। ये प्रमाण थे। और इसी में साथ में एक लाइन और लिख दो, आलोचना। और आलोचना में एक तो लिख दो बल संबंधी असमानता। बल संबंधी असमानता। बल संबंधी असमानता। और एक लिख देना सियाल का सीमा पर तैरना। सियाल किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो ठोस भूपर्पटी सतही भाग है, ठीक है। स्वेस मोदी ने उसको सियाल दिया है, और इसे नीचे का जो द्रव अवस्था का भाग है उसे क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है ना। सियाल का सीमा पर तैरना, क्योंकि सियाल ठोस भाग है और सीमा क्या है? द्रव भाग है।
तो वेगनर मोदी ने कहा था भाई ठोस भाग ऊपर का सतही भाग जो किसके ऊपर तैर रहा है, नीचे के द्रव पदार्थ सीमा के ऊपर तैर रहा है। तो जब तैर रहा है तो फिर अवरोध क्यों आ गया, पर्वत कैसे बन गए, इन दो बातों को लेकर इनकी क्या की गई थी, आलोचना की गई थी ना। अब अपनी सारणी तैयार करो।
बना दिए। नहीं, बॉयज़ में थोड़ा रहता है, वो एग्ज़ाम के टाइम से इनकी रूटीन बना हुआ होता है। बस एक बार थोड़ा सा बता ही दे, बाकी तो मैं लिख दूंगा, है ना। और इधर तो भाई लिखना है तो याद थोड़ी करना है, तभी सभी की नोटोग्राफी है। जो दिल्ली पुलिस या एसएससी की होती है, उनमें से तो मैक्सिमम इसी में से आ जाता है। जो भी महाद्वीप महाद्वीप सागर से संबंधित आता है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे नीचा स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। ठीक है, अधिकारियों के नहीं आएगा इसमें से, इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो ही संभावना बढ़ेगी। उतार लिया सभी ने। दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांकागुआ, 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 एकांकागुआ। बन गई क्या? ओके, ठीक है। तो महाद्वीपों के अंतर्गत क्षेत्रफल में तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। जनसंख्या में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशिनिया। ठीक है। सबसे ऊंचा एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका का मैकिनले, दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ, यूरोप का एल्ब्रुज, ठीक है, अंटार्कटिका का विंसन मैसिव और ऑस्ट्रेलिया का कोसियस्को। निम्नतम स्थान एशिया का मृत सागर, यूरोप का कैस्पियन सागर, उत्तरी अमेरिका का मृत घाटी, दक्षिण अमेरिका का वॉल्डेज प्रायद्वीप, अफ्रीका का लेक असाल, ओशिनिया का आयर जी, और अंटार्कटिका में उपलब्ध नहीं है। अब अपने आगे डालो एशिया के पर्वत पठार व मैदान। एशिया के है, रुक जाओ पहले बना लेना, कहीं नहीं जाएगा ये। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें एशिया महाद्वीप के
पर्वत, पठार और मैदान। तो पर्वत और पठारों को अपन साथ लेंगे, मैदानों को नदियों के साथ देखेंगे, क्योंकि मैदानों का निर्माण कौन करती है? नदी। तो जहाँ पर अपन नदियाँ का प्रवाह देखेंगे, भाई नदी बह कहाँ पे रही है, तो वहीं पर क्या बनेगा? वो मैदान। लेकिन उसमें से कुछ विशेष मैदान ऐसे हैं जिनका नाम उस नदी से क्या है? अलग है, तो वो अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पर्वत पठारों के अंतर्गत अपन सबसे पहले बात करें कि भाई सबसे पहले तो अपन को बेसिकली ये पता होना चाहिए पर्वत पठार और मैदान होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले जनरली कि भाई मैदान कहेंगे किसे? ये तो कौन सी रेखा है? मिनिसिलियन, औसत समुद्र। अब इस औसत समुद्र तल के आधार पर जैसे जैसे सतही भाग से क्या बढ़ती है? ऊंचाई बढ़ती है, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ उनकी आकृति भी निर्धारित करती है। सबसे पहले अपन बात कर ले कि भाई औसत समुद्र तल से ऐसा स्थान जिसकी ऊंचाई औसत समुद्र तल से कितनी है? 300 मीटर या उससे कम। औसत समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई रखने वाला क्षेत्र जिसकी ऊपरी सतह कैसी है? समतल या फ्लैट है, वो क्या कहलाता है? मैदान। वो इस्तेलाह करती है तो क्या कहलाएगी? मैदान। यानी मैदान तो वे इस्तेलाह करती होती है जो औसत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई रख रही है? 300 मीटर या उससे कम रख रही है, वो समतल सतह क्या कहलाती है? मैदान। लेकिन इसी में ऐसी इस्तेलाह करती है जिसकी ऊंचाई कितनी? 300 से 600। लेकिन ये अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितना? 900 मीटर। कितना ध्यान रखना है? 900 मीटर। तो 300 मीटर से लिखना कितना? 900 मीटर की ऊंचाई का जो भाग है जिसके दोनों किनारों का ढाल तो कैसा होता है? तेज। सतह कैसी होती है? समतल। टेबल नुमा आकृति, वो आकृति क्या कहलाती है? पठार। ये क्या कहलाएगा? पठार। कि भाई किनारों का ढाल तेज हो, सतह कैसी हो? समतल हो, ऊंचाई कितनी रखता हो? 300 से 900 मीटर, वो इस्तेलाह करती क्या कहलाएगी? पठार। लेकिन इसी में ऐसी इस्तेलाह करती जिसकी आकृति कैसी हो? शंकुआकार। आकृति कैसी हो? शंकुआकार। जिसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो? 900 से 1835 मीटर। कितनी हो? 900 से 1835 मीटर। तथा जिसका शीर्ष कैसा हो? नुकीला। शीर्ष कैसा हो? नुकीला हो। ऐसी इस्तेलाह करती क्या कहलाती है? पहाड़ी। क्या कहलाती है? पहाड़ी। जिसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 1835 से 1835 से कितनी हो? 2100 मीटर। 1835 से कितनी हो? 2100। वो किसकी श्रेणी में आ जाता है? वो आ जाता है पहाड़। वो क्या कहलाता है? पहाड़। और यदि ऊंचाई बढ़कर कितनी हो गई हो? 2100 मीटर से अधिक, वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? तो तीनों की आकृति उनकी क्या है? दिखने में एक समान। अंतर केवल किसका होता है? ऊंचाई का। कि यदि ऊंचाई कम है पहाड़ी है, उससे थोड़ी बढ़ गई 2100 तक क्या हो गई? पहाड़ हो गया। और 2100 से यदि ऊपर हो गया तो फिर वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? पर्वत की श्रेणी में। ठीक है, तो मैदान तो 300 से कम, 300 से 900 पठार। ठीक है, 900 से 1835 पहाड़ी, 1835 से 2100 पहाड़, और 2135 से ऊपर क्या हो गया? पर्वत हो गया। अब अपन को ध्यान रखना है, बात अपन किसकी करेंगे? सबसे पहले तो पर्वत, और पर्वत के साथ किसकी बात करेंगे अपन? पठार की, क्योंकि पर्वतों के मध्यवर्ती भाग में क्या विकसित होते हैं? पठारी भाग विकसित होते हैं। अब अपन एशिया के संदर्भ में बात करें सबसे पहले तो एक बात और ध्यान रख लेना यहाँ पे कि भाई ये जो अपन बात करें किसकी? पर्वत की, तो इसी से संबंधित, वैसे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यदि जनरली आपसे पूछ ले कि भाई पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है संवहन तरंग सिद्धांत। एक तो कौन सा है? संवहन तरंग सिद्धांत। और संवहन तरंग जो सिद्धांत है ये किसका है? आर्थर होम्स का। किसका है? आर्थर होम्स का। एक ध्यान रखना आपको, रेडियो सक्रिय सिद्धांत। रेडियो सक्रिय सिद्धांत, और ये किसका माना जाता है? जोली का। ठीक है, एक ध्यान रखना आपको, कौन सा? भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति
सिद्धांत, और भूसन्नति सिद्धांत जो है ये किसका है, कोबर का, ठीक है। और एक जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है ये माना जाता है हैरी हैस का। ये किसका है, तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित एक तो कौन सा, संवहन तरंग सिद्धांत आर्थर होम्स का है, एक रेडियो सक्रिय सिद्धांत ये किसका है, जोली का है, एक कौन सा भू सन्नति सिद्धांत ये किसका है, कोबर का है, और एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये किसका है, हैरी हैस का है। जिसमें सबसे प्रभावी बार बार जो अपने काम में आएगा वो कौन सा आएगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, क्योंकि अपन ने जो बात करी है ना कि भाई जो जैसे ही किसी भी चट्टान के ऊपर दो दिशाओं से क्या लगेगा, संपीड़नात्मक बल लगेगा, और उस बल के लगते मध्यवर्ती भाग की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में क्या पड़ जाएगा, मोड़ पड़ जाएगा। उस मोड़ की क्रिया के कारण कौन सा बन जाएगा, वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी। तो ये जो पर्वतों की व्याख्या कर रहा है ये सिद्धांत कौन सा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांती है, ठीक है। वैसे अंदर है नहीं इसमें, क्योंकि अभी अपन पढ़ने लग जाए तो 2 क्लास तो अपने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ले जाएगा, ठीक है। तो केवल अपन इसको ध्यान रखना है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर जो प्लेटें होती है उनके किनारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यानी कि 3 दशाएं बन सकती है। एक तो कौन सी, जब 2 प्लेटें क्या हो जाए, एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। एक दशा ऐसी बनती है जब 2 प्लेटें एक दूसरे से क्या हो जाए, दूर चली जाए। और एक दशा ऐसी बन सकती है जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या चले, समानांतर चले, ठीक है। तो पर्वत कब बनेगा, इस स्थिति में, और इस स्थिति को नाम क्या दिया जाता है, अभिसारी। ये प्लेट किनारा कौन सा, अभिसारी, ये कौन सा, अपसारी, और ये कौन सा, संरक्षी। ये कौन सा होता है, संरक्षी, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्लेट का विनाश हो रहा है ना किसी नवीन भूपृष्ठ का निर्माण हो रहा है। तो पर्वतों की उत्पत्ति के लिए कौन सा प्लेट किनारा उत्तरदायी होता है, अभिसारी प्लेट किनारा। और जहाँ जहाँ पर अपन ने वलित मोड़दार पर्वत बनाए, चाहे वो हिमालय बनाओ, चाहे आल्प्स बनाओ, चाहे एटलस बनाओ, वहाँ पर कौन सा प्लेट किनारा है, अभिसारी प्लेट किनारा। अब वो अपन पर्वत के साथ बात करेंगे कि भाई वहां पर कौन कौन सी प्लेटें आके आपस में टकरा रही है। जैसे अपन हिमालय के संदर्भ में पढ़ते हैं, ऊपर यूरेशियन प्लेट है और दक्षिण में कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि भारतीय प्लेट। इन दोनों के टकराहट की वजह से कौन सी पर्वत श्रेणी बन गई, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो कौन सा प्लेट किनारा बनता है, अभिसारी प्लेट किनारा। और ये कौन सी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, क्योंकि पर्वतों की मूल रूप से व्याख्या करने वाला सिद्धांत कौन सा माना जाता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। तो ये 4 सिद्धांत अपन को ध्यान में रखने, किसके, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित। अब अपन बात करते हैं एशिया के संदर्भ में कि भाई एशिया के अंतर्गत आने वाले जो पर्वतीय भाग है, ये जो पर्वत है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें पहले तो ये जो मैंने 2 डॉट बना दिए यहाँ पे, यहाँ पर 2 गांठें पाई जाती है, यानी एक प्रकार की पठारी संरचना ही है, लेकिन ऐसी पठारी संरचना जहां से एक स्थान से पर्वतीय श्रेणियां निकलकर अलग अलग दिशाओं में यदि फैली हुई होती है तो उस मूल स्थान को क्या कहा जाता है, गांठ की संज्ञा दी जाती है। जैसे आपने कई बार नाम भी सुना होगा, आर्मीनिया की गांठ और पामीर की गांठ। पामीर सुना है, आर्मीनिया नहीं सुना, अभी सुन लिया ना, ठीक है। 2 गांठें कौन कौन सी, एक तो पामीर की गांठ और एक कौन सी, आर्मीनिया की गांठ। और गांठ या नोट क्या होती है, वह पठारी या वह कठोर संरचना जहां से पर्वत श्रेणियां उद्गमित होकर या निकलकर अलग अलग दिशाओं में क्या है, फैली हुई है, वह स्थान क्या कहलाता है, गांठ की संज्ञा में मानी जाती है। अब ये जो 2 अपन ने बता दिए, एक तो कौन सी बताई अपन ने, पामीर की गांठ, ये तो ठीक है, और ये जो है ये कौन सी है, आर्मीनिया। अब जो भी एशिया के पर्वत है सारे इन्हीं दोनों स्थानों से निकले हुए हैं। एक श्रेणी जो निकल के आ रही है वो तो आ गई इसके किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, और यही आगे लास्ट में जाके किस में मिल गई, आर्मीनिया की गांठ में। एक इसी के जैसे दक्षिण में आ गई, और ये भी लास्ट में जाके किस में मिल गई, आर्मीनिया की गांठ में, ठीक है। और एक आर्मीनिया की गांठ से 2 श्रेणी इधर निकल गई, एक तो नॉर्थ में और एक साउथ में। ये तो किधर आ गया, इसे तो अपन बोल सकते हैं पामीर की गांठ के कौन से तरफ का पर्वत क्रम है, पश्चिम दिशा का पर्वत क्रम। एक क्रम इसके किधर चला गया, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। और ये जो दक्षिण पूर्व दिशा में चला गया, इसी के एक समानांतर कहां चला गया, पूर्व दिशा में, और एक इसी के साथ साथ जा रहा है, और एक चला गया इसके उत्तर पूर्व दिशा में। ये सारे पर्वत,
अब नाम बता दे सबके, जो जो अपन ने डॉट लगा दिए वो सारे क्या है, पर्वत है। कहाँ के, एशिया के। 2 स्थानों से निकलने, पहला स्थान सो कौन सा, मुख्य स्थान पामीर की गांठ, और दूसरी गांठ कौन सी, आर्मीनिया की गांठ। यानी कि एक तो पामीर की गांठ से पर्वतक्रम किधर चला गया, पश्चिम दिशा की ओर। एक पर्वतक्रम किधर चला गया, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। एक किधर चला गया, पूर्व दिशा की ओर। और एक क्रम किधर चला गया, उत्तर पूर्व, जो लास्ट में प्रशांत महासागर के पास में जाके समाप्त हो गया। ठीक है, अब इनके जो नाम है, नाम सारे आपने सुन रखे हैं, झूठ मत बोलना मैंने सुना। ठीक है, ये वाला पहला पर्वत कौन सा, हिंदुकुश। कौन सा, सुन रखा है ना, ओके। ये वाला सेकंड पर्वत एल्ब्रुज, सुन रखा है। ये वाला पर्वत कौन सा, सुन रखा है। ये वाला पर्वत और ये वाला, ठीक, और ये वाला सुन रखा है। ये कौन सी गांठ आ गई, आर्मीनिया की गांठ से ये वाला उत्तर की ओर जो जा रहा है इसे तो कहा जाता है क्या, पोंटिक। ये तो क्या है, पोंटिक। और दक्षिण वाला जो है ये कौन सा है, सारे सुने हुए ना ये तो। पामीर की गांठ से पहला क्रम किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा में 2 श्रेणियां जा रही, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। पहली श्रेणी में तो 2 ही श्रेणियां हैं, एक तो कौन सी, हिंदुकुश, और दूसरी कौन सी, एल्ब्रुज। हिंदुकुश का विस्तार मिलेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, और उसके आगे ईरान इराक होते हुए टर्की में जाके समाप्त हो गई कौन सी, एल्ब्रुज। उसके दक्षिण से जो जा रही पहली कौन सी, सुलेमान, सुलेमान के बाद में मकरान, मकरान के बाद में कीर्तर, और आगे कौन सी, जैग्रोस, और जैग्रोस जाके समाप्त कहाँ हो गई। पर्वत क्रम तो एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर इनके नाम क्या हो गए, अलग अलग। पर्वत श्रेणी एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर नाम क्या है इनके, अलग अलग। जैसे अभी अपन हिमालय की बात करेंगे, लेकिन यही हिमालय जो कहाँ चला गया, म्यांमार में, उसे क्या कहा जाता है, अराकान योमा कह दिया जाता है। तो पर्वत तो वही है, लेकिन नाम क्या हो गया, अलग अलग। जैसे यहाँ पर कई गुड़िया गुड़ी बैठे हुए हैं, सबके नाम क्या है, फिक्स है, मार्कशीट में सबके लिखे हुए हैं। लेकिन जैसे इधर से कोई गुड़िया यदि ससुराल चली जाए तो उसको उस नाम से थोड़ी बोलेंगे, कोई भाभी जी बोलेगा, कोई आंटी जी बोलेगा, कोई चाची जी बोलेगा, कोई दादी भी बोल देगा सीधा। ठीक है, थी तो वही, लेकिन स्थान पर नाम क्या हो गया, परिवर्तित हो गया।